हेलो प्यारे बच्चों। बेटा हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 तक को सॉल्व कर लिया था। आज उसके आगे की बातें हम लोग करेंगे। चलिए आज के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बेटा सवाल को एक बार हम लोग पढ़ते हैं। फॉलोइंग सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए 5 माइक्रोफैरड। यहाँ के अंदर बच्चों 5 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर लगा हुआ है हैविंग चार्ज 50 माइक्रोकूलम। यहाँ पे बच्चों ये 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है और इसके ऊपर जो चार्ज है अभी के लिए वो 50 माइक्रोकूलम का है। यहाँ के अंदर फिर बोला गया है एज सोन द स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पर स्विच को क्लोज किया जाता है। यहाँ पे बोला गया है द वैल्यू ऑफ करंट इन 2 मेगा ओम रजिस्टर एट t इक्वल टू 0। ये 2 मेगा ओम का बेटा यहाँ रजिस्टर लगा है t इक्वल टू 0 मतलब स्विच को ऑन करने के तत्काल बाद यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी होगी। तो बेटा देखो ये डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का केस है। स्टार्टिंग में जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे कैपेसिटर के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम होगा, जो कि इनफैक्ट यहाँ पर उस समय का जो भी चार्ज था अपॉन उस समय जो कैपेसिटी थी दोनों का रेशियो होगा V इक्वल टू क्यू बाई सी। मेरे प्यारे बच्चों ये एक बैटरी की तरह से रिएक्ट करेगा। अगर ये प्लस ये माइनस है तो ये बैटरी या सेल की तरह से रिएक्ट करेगा और करंट को एक्सटर्नल सर्किट में कुछ इस तरह से फ्लो कराएगा। और t इक्वल टू 0 की अगर बात करें तो क्योंकि उस समय इसका वोल्टेज मैक्सिमम है उस समय करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी और मैक्सिमम करंट की वैल्यू जो यहाँ के अंदर होगी बेटा आई नॉट इक्वल टू होगा वी नॉट डिवाइडेड बाई आर। देखो वी नॉट मतलब यहाँ का वोल्टेज, इस समय हमारा कैपेसिटर एक वेरिएबल बैटरी की तरह से रिएक्ट करेगा। ठीक है, अभी के लिए t इक्वल टू 0 का सिचुएशन अगर मैं देख रहा हूं तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। वी नॉट की वैल्यू होगी क्यू बाई सी। अगर मैं यहाँ थोड़ा सा सॉल्व करूं इसको, क्यू के जगह पर है बच्चों यहाँ पर 50 माइक्रोकूलम और सी के जगह 5 माइक्रोफैरड। माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ के अंदर ये 10 वोल्ट इसका वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, t इक्वल टू 0 वाले मोमेंट पर जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे यहाँ का वोल्टेज बेटा 10 वोल्ट है डिवाइडेड बाय सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो 2 मेगा ओम है। 2 इंटू 10 की पावर 6 ऐसे हो गए। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आई नॉट की वैल्यू जो यहाँ के अंदर बच्चों आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 6 दिस मच एम्पियर, यानी कि बच्चों ये हो गया 5 माइक्रो एम्पियर। अगर मैं ऑप्शन में जाता हूं तो ऑप्शन में बच्चों यहाँ पर करेक्ट चॉइस जो हमें दिख रहा है वो है ऑप्शन 3। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सवाल का बच्चों जो करेक्ट चॉइस होगा वो होगा ऑप्शन 3। होपफुली आपको ये सवाल बेटा समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले सवाल पर आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देखें आप लोग, कहा गया नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल ऑफ एन एसी जनरेटर इज 50। कोई एसी जनरेटर है बच्चों, उसमें नंबर ऑफ टर्न उन्होंने दिया है 50 है एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 2.5 मीटर स्क्वायर रहना चाहिए, यहाँ 2.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस कॉइल इज रिवॉल्विंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.3 टेस्ला। ठीक है, ये कॉइल जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बेटा रोटेट कर रहा है विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी 60 रेडियन पर सेकेंड। ये ओमेगा की वैल्यू हो गया, आपको ओमेगा दे रखा है। यहाँ पे बी की वैल्यू आपको मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ दे रखा है। ये बच्चों कॉइल का एरिया दे रखा है। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, यहाँ पर ये रहा नंबर ऑफ टर्न्स। हमसे कहा गया है रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कंप्राइजिंग द कॉइल ऑफ दिस मच। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ के अंदर जिस कॉइल से सर्किट बना है उसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू 500 ओम है। हमसे कहा गया मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस्ड इन द जनरेटर। बेटा जनरेटर में क्या होता है कि इस तरह कोई सा कॉइल होता है ऐसे और वो मैग्नेटिक फील्ड में रिवॉल्व करता है। यहाँ पर बच्चों ये सपोज करिए यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड में जब ये कोई कॉइल किसी एक्सिस के अबाउट इस तरह से रोटेट करेगा तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से यहाँ पर इसके टर्मिनल के क्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड वोल्टेज जनरेट होता है।
अगर आपको पता हो तो बेटा मैंने आपको समझाया है या जैसे भी आपने पढ़ा हो, आपको पता होगा कि यहाँ पर जो इंड्यूस्ड वोल्टेज जनरेट होता है, सिंपली उसकी वैल्यू जो हमारे पास आता है बेटा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी, जैसा इनिशियल फेज आपने चुना होगा। यहाँ के अंदर इस तरह से बच्चों साइन ओमेगा टी, चलो मैं लिख देता हूं। तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ जो वी नॉट होगा वो हमारे पास होगा एन बी ए ओमेगा। बच्चों इसमें सारे पैरामीटर्स की वैल्यू दे रखी है, स्टैंडर्ड वैल्यूज आपके सामने रखते हैं। एन की जगह पे हमारे पास है 50, बी यहां पर दिया है 0.3, यहां पर बच्चों बी की वैल्यू 0.3 टेस्ला, ठीक है। ए एरिया जो हमको दिया है कॉइल का वो है 2.5 मीटर स्क्वायर। यहां के अंदर बच्चों ओमेगा की वैल्यू डायरेक्ट आपको गिवन है 60 रेडियन पर सेकेंड, यहां के अंदर 60 रेडियन पर सेकेंड। मेरे प्यारे बच्चों यहां इन सभी चीजों की वैल्यू रख करके अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो हमें आंसर इसका मिलेगा वो मिलेगा 2.25 किलो वोल्ट, ठीक है। सॉल्व करोगे यही आपको मिलेगा, आप वेरीफाई कर लीजिएगा। यहां पर दूसरा हमसे पूछा कि मैक्सिमम करंट कितना प्रोड्यूस होगा। मैक्सिमम करंट इन द सेंस मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय कॉइल का रेजिस्टेंस। मैक्सिमम वोल्टेज जो बेटा यहाँ के अंदर हमको दिया गया है या निकाला है हमने वो है 2.25 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। जो यहाँ कॉइल का हमको दिया है बेटा वो 500 दिया है, 500 ओम। देखिए 1000 और 500 इसको यहां से कट करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, और अगर ये 2 बन जाएगा बच्चों तो यहां के अंदर ये हो जाएगा 4.5 एम्पियर, यानी करंट जो फ्लो होगा 4.5 एम्पियर का। जो मैक्सिमम वोल्टेज यहां प्रोड्यूस होगा बेटा वो 2.25 किलो वोल्ट का। तो ये कॉम्बिनेशन मुझे ऑप्शन 1 में दिख रहा है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा बेटा, जो करेक्ट चॉइस होगा वो होगा ऑप्शन 1, ठीक है। दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 22। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर बेटा 23 में हमसे बोला गया है, क्या बोला गया है, ये सीरीज रेजोनेंट एलसीआर सर्किट हैज ये क्यू फैक्टर ऑफ 0.5। यहां पर बच्चों एलसीआर सर्किट जो रेजोनेंस वाला सर्किट है उसके लिए हमको क्यू फैक्टर दिया है 0.5 के इक्वल। हमसे कहा बताइए आर की वैल्यू 20 ओम हो, सी की वैल्यू 1 मिली फैरड हो, ध्यान रहे माइक्रो फैरड नहीं या मिली फैरड है। देन यहां के अंदर पूछा कि इंडक्टेंस क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों आपको अगर पता हो, डेफिनेटली पता होगा क्योंकि आप लोगों ने मेहनत किया है, तो क्यू फैक्टर जो होता है बेटा, क्यू फैक्टर को हम लोग लिखते हैं वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एलसीआर सर्किट के लिए, या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इन केस ऑफ रेजोनेंस। तो यहां के अंदर बच्चों जैसा कि हम देख पा रहे हैं सी हमको दिया है, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस कहिए, हमको इंडक्टेंस पूछा गया, इंडक्टेंस है क्या, तो इनफैक्ट दोनों को कोरिलेट करना पड़ेगा। देखते हैं यहां के अंदर बच्चों वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ऐसे लिखेंगे, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, या सीधे सीधे सॉल्व करने पर ऐसा कुछ आ जाएगा, एक बार लिख देता हूं मैं, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, या वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, ये भी लिख सकते हैं। एलसीआर सर्किट है, वीसी की वैल्यू होगी आई इंटू एक्सी। यहां के अंदर बच्चों आई इंटू एक्सी, आई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ आई इंटू आर होगा, ऐसा कुछ बनेगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, होनहार बच्चों, देखो क्यू फैक्टर हमको गिवन है कि भैया क्यू फैक्टर आप 0.5 ले लीजिए, चलो यहाँ 0.5 लिख लेते हैं। सी की वैल्यू हमको दे रखा है, सी की वैल्यू हमको दे रखा है, और यहाँ आर की वैल्यू भी हमें दे रखा है। हमसे पूछ रहा है कि बताइए यहाँ पर जो इंडक्टेंस है यल वो कितना होगा। तो बेटा यहां से देखें यक्स सी के जगह पर हम लोग लिखेंगे 1 अपान ओमेगा सी। ये ओमेगा कौन सा है, रेजोनेंस वाला है, जिस समय रेजोनेंस की परिस्थिति होगी उस समय वाला ओमेगा है। यहां पर इंटू आर। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करें तो यह आ जाएगा 0.5 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा।
C के जगह पे हम लोग लिखेंगे 1 मिली फैरेड। 1 मिली फैरेड इन द सेंस 1 × 10 की पावर -3 फैरेड इनटू यहाँ के अंदर बच्चों R की वैल्यू आप देख सकते हैं 20 ओम लिखा हुआ है, दिस इज 20। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस 0.5 को मैं यहां लिख देता हूं 1/2, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू सॉल्व करने पर जो हमको मिलेगा वो हो जाएगा बेटा 2 डिवाइडेड बाई 2, ओमेगा इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई यहां पर 20 × 10 की पावर -3, 20 × 10 की पावर -3। यहां के अंदर बच्चों इसको हम सॉल्व करें 10 बार गया, ये दोनों मिलके 10 की पावर -2 हो जाएंगे, ऊपर जाएगा। इसका मतलब ओमेगा जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 100 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। अब देखो हमसे पूछा इंडक्टेंस क्या होगा, तो हमें ये पता है कि क्यू फैक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू फैक्टर इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर, ठीक है। क्यू फैक्टर हमें पता है 0.5 मीन्स 1/2 है, एक्सएल के जगह पर होगा ओमेगा इंटू एल बाई आर। इसका मतलब बच्चों एल की वैल्यू हो जाएगी आर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा, ठीक है। आर की वैल्यू हमको दिया है बेटा 20, फिर से रखते हैं 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा के जगह पर हम लोगों ने सॉल्व करके निकाला, कितना आया 100 आया, सीधे सीधे रख दिया। यहां पर इसको हम लोग कट करेंगे तो ये 5 बार जाएगा और यहां पर 1/10 यानी ये आ गया 0.1 हेनरी। तो इस सवाल के जवाब में जो एल की वैल्यू हमको मिलेगी बेटा वो 0.1 हेनरी, यानी कि करेक्ट चॉइस जो यहां के लिए हमको दिख रहा है वो होगा बेटा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को डायरेक्ट फार्मूले से आप सॉल्व कर सकते हो। एक फार्मूला जो एल सी आर वाला मिला के है उसको अगर यूज करोगे तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल अभी जिस रास्ते पर मेरा पेन चल गया उस रास्ते पर जो रिजल्ट आना था मिल गया। मेरे प्यारे बच्चों और भी मेथड इसके हैं, आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन। अगला सवाल हमारा जो है बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। यहां के अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 में आप लोग देखो एक सर्किट डायग्राम क्या है, ऐसे वायर का कनेक्शन दिखाया गया है, यहाँ एक नेटवर्क दिखाया गया, ये नोड कह सकते हैं, जंक्शन है। I1 करंट इधर से आ रहा है, I2 बेटा इधर से आ रहा है, दोनों मिल करके यहाँ I3 करंट बना रहे हैं। हमसे कहा गया कि अगर I हमारा यहाँ पर बच्चों हमारे पास इसको I1 कर लीजिएगा, I1 इतना हो I2 इतना हो तो I3 की वैल्यू यहाँ के अंदर क्या होगी, ये सवाल है। यहाँ पर बच्चों I1 I2 आपको दे रखा है और I3 आपसे पूछा है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि I3 जो यहाँ के अंदर है, I3 जो यहाँ के अंदर है वो I1 प्लस I2 के बराबर होगा। लेकिन सावधान, आप AC सिग्नल को सॉल्व करने जा रहे हैं, ये जो सिग्नल दिया वो AC है ना कि DC है, तो यहाँ डायरेक्ट मैग्नीट्यूड के लिहाज से जोड़ना ठीक नहीं होगा। जो भी हम सम करेंगे वो फेजर डायग्राम के हिसाब से करेंगे। अब देखो पहला जो हमारा सिग्नल दिया है बेटा, जो पहला सिग्नल हमको दिया है वो ये रहा, पहला सिग्नल ये रहा मेरे पास, मैं दिखा देता हूं ये। दूसरा जो करंट का सिग्नल है वो ये रहा। यहां पर तीसरा हमसे पूछा गया है, अगर पहले सिग्नल पे विचार करें तो इसमें इनिशियल फेज हमारा 0 है। बच्चों इसमें इनिशियल फेज 0 है तो अगर फेजर डायग्राम बनाएंगे तो I1 जो हमारा होगा, I1 जो बेटा यहाँ के अंदर होगा वो सीधे सीधे दिखाएंगे x के एलांग। यहाँ दूसरे में और इसका एम्पलीट्यूड है कितना 6 है। यहाँ के अंदर बच्चों दूसरे का एम्पलीट्यूड देखिए 8 है और यहाँ पर ये cos ओमेगा टी यानी sin ओमेगा टी प्लस 90, यानी इसको बनाते समय हम 90 डिग्री लीड कराएंगे सिग्नल को। यहाँ के अंदर बच्चों ये हो गया 8 और ये 90 डिग्री मैंने क्या करा दिया लीड। तो रिजल्टेंट सिग्नल जो बनेगा मींस I3, उसका जो पीक वैल्यू होगा I3 का बच्चों जो पीक वैल्यू होगा उसको अगर मैं निकालूं, I1 का पीक वैल्यू 6 है, I2 का पीक वैल्यू 8 है, I3 का जो पीक वैल्यू होगा वो होगा स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों 6 का स्क्वायर प्लस आप यहाँ 8 का स्क्वायर। फेजर डायग्राम के हिसाब से I0 की वैल्यू आ जाएगा 10 एम्पियर, ठीक है। यहाँ यूनिट तो मेंशन नहीं है, ठीक है, जो भी यूनिट हो, एम्पियर मान लो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रहने दो। यहां पर सिंपली मैं 10 लिख देता हूं। अब जो नया सिग्नल बन के आया उसका इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ
रिजल्टिंग करंट। रिजल्टिंग करंट मींस I3 के लिए इक्वेशन क्या बनेगा, हम लोग करेंगे I3 इक्वल टू I3 की पीक वैल्यू जो कि 10 है, साइन ऑफ ओमेगा। देखिए जब सेम सिग्नल के दोनों मिल रहे हैं तो रिजल्टिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी के दो सिग्नल यहाँ फेजर डायग्राम में जब हम मिलाएंगे तो जो रिजल्टिंग सिग्नल बनेगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, यानी ओमेगा के बराबर ही रहेगा। इनिशियल फेज इसका क्या होगा, ये नया सिग्नल जो बना इसका इनिशियल फेज क्या होगा, तो इनिशियल फेज मतलब पॉजिटिव एक्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना ये एंगल जो होगा इसी को इनिशियल फेज बोलेंगे फिलहाल पॉजिटिव स्टैंडर्ड में। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर tan फाई को अगर मैं निकालूं तो tan फाई की वैल्यू आ जाएगी 8/6 यानी कि बच्चों ये हो गया 4/3। अगर आपको पता हो tan फाई की वैल्यू अगर 4/3 है तो फाई यहाँ होगा 53 डिग्री। इसका मतलब यहाँ के अंदर बच्चों हम लोग प्लस कर देंगे, यहाँ पर देखिए ये वाले सिग्नल से लीड कर रहा है, हम इसको पॉजिटिव ओरिएंटेशन में घुमा रहे हैं, प्लस 53 डिग्री यहां कर देंगे। तो बच्चों यहां पर जो हमको रिजल्टिंग सिग्नल मिलेगा वो रिजल्टिंग सिग्नल कुछ इस ढंग का होगा, और अगर मैं ऑप्शन से मैच कराऊं तो करेक्ट मैचिंग होगा 10 साइन ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री, जो कि ऑप्शन 1 में हमें दिख रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो सोल्यूशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, और जो करेक्ट चॉइस होगा बेटा वो होगा ऑप्शन 1। ठीक है, होपफुली आप सबको इस क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बच्चों हम अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 25। लेट्स एंजॉय द कॉन्सेप्ट। कहा गया है इन हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट दी, यहां डॉट डॉट छोड़ा गया, यहां बच्चों खाली जगह है, वैकेंट है, समथिंग कुछ यहां होना चाहिए था। ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्जेस ऑसिलेटिंग बिटवीन टू स्फीयर्स। बेटा जो चार्ज का ऑसिलेशन होता है, चार्ज के ऑसिलेशन से ये चार्ज कोई सा है, ये ऑसिलेट करता है, इसके ऑसिलेशन से जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के रूप में यहां पर बन के निकल रही होती है, जैसा कि हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में प्रूव हुआ था। तो यहाँ इनफैक्ट जो वैकेंट जगह है यहाँ क्या भरना पड़ेगा हमें, एनर्जी। यहां पर अब पढ़ते हैं इन हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्जेस ऑसिलेटिंग बिटवीन टू स्फीयर्स। मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारा होगा वो होगा ऑप्शन 2। ठीक है, सिंपल सा सवाल था, थ्योरेटिकल सवाल है, याद रखने वाला सवाल है। मेरे प्यारे बच्चों ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 25 का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। देखते हैं, YDSC से है ये प्लेट ऑफ थिकनेस T, कोई प्लेट का थिकनेस T है, आप ये मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट रहा होगा तभी यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेंशन किया गया है, is placed in front of one of the slit in the double slit experiment. What should be the minimum thickness T which make the intensity zero at the center of the फ्रिंज पैटर्न। मेरे प्यारे बच्चों सवाल कुछ ऐसे है, देखें क्या होता है कि YDSC के केस में हमारे पास इस तरह से दो स्लिट्स हुआ करते हैं, ऐसे इनके सामने स्क्रीन लगा होता है, हमको पता है, आपको पता है कि यहाँ सेंट्रल पोजीशन पे मैक्सिमा मिलता है, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, ऐसे यहाँ पर मिलता चला जाता है। यहाँ से कोई एक रे गया हुआ है, सपोज यहाँ से एक रे जाके यहाँ मिल रहा है, एक रे यहाँ से जाके मिल रहा है, दोनों का सुपर पोजिशन होगा, जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, वहां हमें मैक्सिमा मिलेगा, जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां हमें डार्क फ्रिंज मिलेगा, वहां हमें मिनिमा मिलेगा। डार्क और ब्राइट का यहाँ पर एक पैटर्न बन जाता है जिसको फ्रिंज पैटर्न कहते हैं। इसमें होता यह है बच्चों, मैं बता चुका हूं या आप जिस भी आदरणीय गुरु जी से जहां भी पढ़े होंगे उन्होंने आपको बताया होगा, यहाँ के अंदर बच्चों टी थिकनेस का अगर हम कोई एक ट्रांसपेरेंट स्लैब किसी एक के रास्ते में रख देते हैं तो क्या होता है, पूरा का पूरा फ्रिंज पैटर्न उधर ही भाग जाता है। तो सवाल ये है कि यहां जहां पर सेंटर पे मैक्सिमा मिला था, सेंटर पे जहां मैक्सिमा मिला था
वहां पर क्या मिल जाए, इंटेंसिटी जीरो एट द सेंटर, मतलब मैक्सिमा की जगह मिनिमा हो जाए। यहां जहां मैक्सिमा था इतना ये शिफ्ट हो जाए, पूरा पैटर्न इतना शिफ्ट हो जाए कि जहां मैक्सिमा था वहां क्या मिल जाए, मिनिमा मिल जाए। तो बच्चों देखो, ये एक मैक्सिमा ये है, एक मैक्सिमा यहां रहा होगा, एक मैक्सिमा यहां, मैक्सिमा के बीच बीच में यहां यहां क्या मिले होंगे, मिनिमा मिले होंगे। अगर यहां मैक्सिमा, दो लगातार मैक्सिमा के बीच के गैप को हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं। तो बेटा अगर यहां ये मिनिमा आ गया, मतलब इतना शिफ्ट हो कि ये मिनिमा चलकर यहां आ जाए, ये मिनिमा चलकर यहां आ जाए, तो समझिएगा इसका मतलब हो गया कि जो शिफ्ट होगा वो फ्रिंज विड्थ का हाफ होगा। समझिएगा इस बात को, जो शिफ्ट होगा वो फ्रिंज विड्थ का हाफ होगा। अगर सेंटर पे जो मैक्सिमा था वो कंप्लीटली जीरो हो जाए, इसका मतलब वो मिनिमा में कन्वर्ट हो जाए, इसका मतलब मैक्सिमा का पोजीशन उसके आगे वाला मिनिमा ले ले रहा है, मतलब जो शिफ्ट हुआ आधे फ्रिंज के बराबर हुआ। समझ में आया बच्चों, आधे फ्रिंज हाफ फ्रिंज विड्थ के बराबर होगा। तो यहां पर हम लोग शिफ्ट की बात कर रहे हैं कि फ्रिंज पैटर्न में शिफ्ट क्या होगा। बच्चों यहां फ्रिंज पैटर्न में जो शिफ्ट होता है, बाई फार्मूला हम लोग लिखते हैं कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, सवाल ये है कि ये जो शिफ्ट है वो कितना होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए कि फ्रिंज विड्थ अगर ओमेगा है तो उसका क्या होना चाहिए, बाई 2। ठीक है, यही तो कॉन्सेप्ट बना मेरे प्यारे बच्चों। तो इसके लिए थिकनेस टी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ये सवाल कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों। यहां के अंदर डी बाई स्मॉल डी म्यू माइनस 1 इंटू टी, दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा को हम लोग लिखते हैं लैम्डा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी बाई 2 भी है तो यहाँ 2 भी आ गए। यहां के अंदर बच्चों कैपिटल डी स्मॉल डी कैंसिल हो गया, और इस तरह से जो टी की वैल्यू हमें मिलेगा, थिकनेस की वैल्यू यहां पर इस स्लैब का होना चाहिए, वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। कितना आएगा बेटा, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 यहां के अंदर हो जाएगा बच्चों म्यू माइनस 1, ऐसे। ये हो गया बेटा थिकनेस की वैल्यू ऐसे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, तो फिलहाल इतने के बराबर शिफ्ट आना चाहिए। यहां म्यू रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है, टी थिकनेस है, कैपिटल डी स्क्रीन और स्लिट के बीच का ये वाला सेपरेशन है, आप सबको पता है, और ये स्मॉल डी क्या है, दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन है। तो इस तरह से बच्चों यहां रिजल्ट आएगा। ऑप्शन में खोजें तो करेक्ट मैचिंग जो हमें दिख रहा है बच्चों, साफ साफ आपको दिख रहा होगा ऑप्शन 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन 2। ठीक, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। बच्चों हमारा अगला जो सवाल है, अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर विच कलर फ्रिंज विड्थ इज लीस्ट। मेरे प्यारे बच्चों, फ्रिंज का विड्थ जो होता है लैम्डा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी, यहां ओमेगा यानी फ्रिंज की विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होगा। अगर मैं विजिबल स्पेक्ट्रम में जाऊं तो सबसे कम जो होगा, देखो VIBGYOR, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का होता है और सबसे कम वेवलेंथ बेटा यहाँ वायलेट का होता है। तो ऑप्शन में जाएं तो सबसे कम लीस्ट, तो ये तो होगा नहीं, ये तो सबसे ज्यादा होगा। यहां पर गिवन ऑप्शन में सबसे कम में जो आ रहा है, वायलेट ऑप्शन में है नहीं, इंडिगो है नहीं, तो यहां पर अब बारी किसकी आती, ब्लू की। यहां के लिए बच्चों लीस्ट फ्रिंज विड्थ जो होगा वो ब्लू कलर के लिए होगा गिवन ऑप्शंस में से। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट चॉइस होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन 3। दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है द न्यूक्लियाई ऑफ मास x एंड y, दो न्यूक्लियाई हैं बेटा जिनके मासेज यहां दिए गए x एंड y आर फ्यूज्ड टुगेदर, एक साथ फ्यूज हो गए। ऑब्वियसली फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा होगा, एक नया न्यूक्लियस बन रहा होगा। हमसे कहा गया है कि अगर ये फ्यूज होकर नया न्यूक्लियस बनाते हैं जिसका कि मास स्मॉल m हो, तो बताइए एनर्जी जो रिलीज, और इस प्रोसेस में एनर्जी भी रिलीज हो रही है। देन मेरे प्यारे बच्चों होता क्या है, ये दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं, इसका मास पहले का दिया है x और दूसरे का मास दिया है यहां पर y।
ये दोनों फ्यूज करके एक नया न्यूक्लियस बना रहे हैं और साथ ही साथ में यहाँ एनर्जी भी रिलीज हो रही है। इसका मतलब मास डिफेक्ट भी हो रहा होगा। ये एनर्जी कहां से आती है? मास डिफेक्ट से आती है। इट मींस यहाँ पर जो हमारा नया न्यूक्लियस बना होगा, नए न्यूक्लियस का मास, यहाँ पर बच्चों अगर x और y के मास को हम सम करें, एक्सपेक्टेशन ये था कि इन दोनों को सम करेंगे तो इसका मास मिलना चाहिए, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता। कुछ मास एनर्जी में क्योंकि कन्वर्ट हो चुका होता है, इसलिए इसका मास थोड़ा सा कम पड़ जाता है। तो सही जवाब जो इसका होगा x प्लस वाई, इन दोनों का मास मिला करके बच्चों स्मॉल m से ज्यादा होगा, या यूं कह लीजिए स्मॉल m इन दोनों के ओरिजिनल मास के सम से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि वो बाकी का मास जो थोड़ा सा है वो कहां पे कन्वर्ट हो गया, किस रूप में चेंज हो गया? वो बेटा एनर्जी के रूप में यहां पर रिलीज। जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, देखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे कह रहे हैं इन बूलियन अलजेब्रा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू ए। यहां पर कौन सा ऐसा है जो ये के इक्वल नहीं होगा? बच्चों देखें, जो सवाल हमको दिया गया है, देखते हैं सॉल्व करके। पहले में कहा है ये डॉट ये ऐसे, यहां पर इनफैक्ट ये डॉट जो है एंड ऑपरेशन को दिखा रहा है। अगर हम 0.0 करते हैं 0 आता है, 1 का एंड ऑपरेशन 1 से करते 1 आता है, तो ये का ये से एंड ऑपरेशन बूलियन अलजेब्रा के हिसाब से ये ही आना चाहिए। तो यहाँ पर यहाँ तो ये आ रहा है, ये तो होगा नहीं। उसने कहा किसमें ये नहीं आ रहा है? बच्चों ये प्लस ये आर ऑपरेशन अगर मैं ऐसे करता जाऊं, जितनी भी बार कर लूं, 2 3 4 10 जितनी बार, यहां पर इसका रिजल्ट मैंने आपको समझाया है, यहां ये ही आना होता है। तो यहां पर ये ही आएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। उसने सवाल में पूछा किसमें ये नहीं आएगा। यहां पर बच्चों जो ये वाला हमको दिया है, ये कॉम्प्लीमेंट ये, यहां पर इसका रिजल्ट 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि ये को अगर मैं 1 यानी हाई रखूंगा तो ये का कॉम्प्लीमेंट लो यानी 0 हो जाएगा, और 0 और समथिंग का जो यहाँ एंड ऑपरेशन होगा वो 0 ही आएगा। ठीक है बेटा? तो यहाँ के अंदर इसका मतलब इसमें 0 इसमें जो है ये नहीं आएगा। तो नहीं किस में आएगा ये वही तो बताना था। आप चेक करना चाहते हो तो इसको भी कर लो। यहां लिखा हुआ ये कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। यहां पर बच्चों डिमार्गन्स थ्योरम लगाएंगे। डिमार्गन्स थ्योरम में क्या होता, पी क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट अगर है तो यह जाता पी का कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू का कॉम्प्लीमेंट। उसके हिसाब से यहां देखो P के स्थान पे, P के जगह पे बच्चों कुछ इतना लिखा हुआ है और Q के जगह पर कुछ इतना लिखा हुआ है। इसके हिसाब से इसको मैं खोलूंगा तो ये बन जाएगा ये कॉम्प्लीमेंट मींस P अभी लिखा का कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट, B के जगह भी ये है कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट का कोई मतलब नहीं होता, सीधे हटा देंगे, यहां पर रिजल्ट ये आ जाएगा। तो किसमें ये नहीं आएगा? वो ऑप्शन जो यहाँ के अंदर करेक्ट होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन 3। ठीक है? दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 29। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हमारा अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में एक सर्किट डायग्राम बना के दिया है और 2 डायोड्स इसमें लगाए गए हैं, सब मिला के 1 2 3 रेजिस्टर्स लगाए गए हैं और एक 12 वोल्ट की बैटरी यहां कनेक्टेड है। सवाल में कहा गया दिस सर्किट हैज 2 पॉजिटिवली कनेक्टेड आइडियल, माफ करिएगा, 2 अपोजिटली कनेक्टेड आइडियल डायोड। मेरे प्यारे बच्चों, पहला डायोड इधर के साइड में कनेक्ट है, इसका पी यहां यानी यहां है, दूसरा उल्टा कनेक्टेड है। हमसे कहा गया है व्हाट इज द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। इस सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू क्या होगी? मेरे प्यारे बच्चों पहले तो देखते हैं, ये प्लस ये माइनस, यहां पर इसकी बाइसिंग पहले चेक करें। तो इस डायोड का जो बाइसिंग होगा, देखिए जो यहाँ एन वाला हिस्सा है वो पॉजिटिव से, जो पी वाला हिस्सा है वो निगेटिव से। इसका मतलब ये रिवर्स बायस में आ जाएगा, और जब रिवर्स बायस में आ जाएगा बच्चों तो ओपन सर्किट की तरह से हो जाएगा। इसके अंदर करंट फ्लो ही नहीं होगा, ये केवल दिखाने के लिए होगा। यहां पर इसमें बात करें तो यहां पर इसका जो पी वाला पार्ट है, ये वाला आप देखें, पी वाला हिस्सा बच्चों पॉजिटिव से, एन वाला हिस्सा यहाँ निगेटिव से कनेक्टेड है, मतलब ये फॉरवर्ड बायसिंग में आ जाएगा। डायोड आइडियल है तो कोई डिले तो होगा नहीं, कोई यहाँ पर बच्चों सिग्नल का लॉस होगा नहीं, जो भी करंट चलेगा इधर जाना नहीं, वो करंट इस रास्ते पर इस तरह से
चलते हुए यूं निकलेगा, यूं। तो यहाँ करंट की वैल्यू जो होगी I इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R, V है 12 डिवाइडेड बाई R। अब R में ये वाला R कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है। यहाँ के अंदर 4 प्लस 2, यहाँ के अंदर बच्चों ये हो गया 4 प्लस 2 यानी 6, 12 बाई 6 इट मीन्स 2 एम्पियर। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ के अंदर जो करंट फ्लो होगा दैट विल बी 2 एम्पियर। डायोड आइडियल है, कुछ सोचना नहीं है। यहाँ के अंदर बच्चों जो सही जवाब होगा इसका होगा 2 एम्पियर। ठीक है, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। बच्चों हमारा अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे कहा गया ये पीएन जंक्शन डी, पीएन जंक्शन यानी पीएन जंक्शन कहने का मतलब पीएन जंक्शन डायोड है जिसका नाम डी रखा है। शोन इन दी फिगर कैन एक्ट एज रेक्टिफायर, कर एक रेक्टिफायर की तरह से रिएक्ट कर सकता है। हम कैन एक्ट एज रेक्टिफायर कहा गया एन अल्टरनेट करंट सोर्स V, यहां के अंदर अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स यहां पर लगाया गया है जिसका वोल्टेज यहां के अंदर V दिखाया गया है, कनेक्टेड इन दी सर्किट। करंट I इन दी रजिस्टर R कैन बी शोन बाई। बच्चों आप देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल जब इसका आएगा तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में काम करेगा, करंट को जाने देगा, लेकिन निगेटिव हाफ साइकिल के दौरान ये रिवर्स बायसिंग में आ जाएगा, करंट को ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ केवल पॉजिटिव वाला पल्स हमें मिलेगा, हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह से है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस के थ्रू हमें आउटपुट मिलेगा बेटा, वो आउटपुट केवल पॉजिटिव वाले हाफ साइकिल का मिलेगा, निगेटिव वाले हाफ साइकिल का नहीं मिलेगा। तो इन फैक्ट ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन 3। ठीक है, केवल पॉजिटिव वाले पल्सेस यहाँ आउटपुट पे अपीयर होंगे, निगेटिव वाले पल्सेस यहाँ अपीयर नहीं होंगे। मेरे प्यारे बच्चों तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए आ गया ऑप्शन 3। होपफुली आपको बच्चों ये सवाल समझ में आया होगा, इसमें कोई खास बात नहीं थी, सिंपल सा सवाल है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ के अंदर 32, चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है इन द रीडिंग शोन इन द फिगर फाइंड जीरो एरर। यहां पर बच्चों वर्नियर कैलिपर का ये सवाल है। ये जो यहाँ पे आपको दिखा रहा है ये मेन स्केल है, लिखा हुआ भी है यहाँ के अंदर बच्चों, ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है। आपको पता है वर्नियर स्केल मेन स्केल के ऊपर स्लाइड कर सकता होता है। यहाँ पे कहा गया जीरो एरर क्या होगा। आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो जस्ट कोइंसाइड नहीं है। वर्नियर स्केल का जो जीरो है, मैं ऐसे बना के दिखाऊं, मेन स्केल का जीरो अगर यहाँ है तो वर्नियर स्केल का जीरो थोड़ा सा आगे हटके है, बहुत हल्का सा आपको गैप दिख रहा होगा। आप लोग वीडियो को जूम करके देखिएगा, यहाँ हल्का सा गैप आपको दिख रहा होगा, यानी बिना कुछ मेजर किए ही थोड़ा सा मेजरमेंट हो जा रहा है। इसको कहेंगे जीरो एरर, क्योंकि वर्नियर स्केल राइट में शिफ्ट हुआ है, इसलिए इसको कहेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। तो जीरो एरर पॉजिटिव आएगा और जीरो करेक्शन निगेटिव होगा। समझ में आया बच्चों, जीरो एरर यहाँ पॉजिटिव आएगा और जीरो करेक्शन यहाँ निगेटिव होगा। इसका मतलब ये निगेटिव वाले ऑप्शन गए क्योंकि यहाँ जीरो एरर पूछा गया है। अब बचते हैं दोनों में से क्या होगा। यहाँ के अंदर बच्चों देखो, जब हम लोग रीडिंग निकालते हैं, हम लोग कहते हैं रीडिंग क्या होगा, तो रीडिंग की वैल्यू हम लोग लिखते हैं मेन स्केल रीडिंग प्लस ऑफ वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू यहाँ के अंदर होता लीस्ट काउंट। ठीक है, ऐसे कहते हैं। रीडिंग जो यहाँ के अंदर अभी आएगा बिना कुछ मेजर किए ही जो रीडिंग आ गया, बिना कुछ मेजर किए ही जो रीडिंग आ गया, कोई हम यहाँ चीज मेजर ही नहीं कर रहे हैं, टाइट अवस्था में हमारा वर्नियर कैलिपर है, अभी के केस में जो रीडिंग आ गया बिना मेजरमेंट के, उसी को जीरो एरर बोलते हैं। तो वो जीरो एरर क्या होगा, अभी कुछ भी मेजर नहीं कर रहे हैं फिर भी मेजरमेंट हमें मिल रहा है, कितना मिल रहा है, वही जीरो एरर होगा। तो बेटा मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल पे तो हमारा रीडिंग जीरो है, अभी हम कुछ भी मेजर नहीं कर रहे हैं, मेन स्केल तो हमारा जीरो रीडिंग दिखा रहा है, जीरो प्लस समथिंग यहाँ के अंदर आना है, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। अगर आप ध्यान से आगे बढ़ो, पहला स्टेप, दूसरा, ये देखिए जीरो पर है, जीरो के बाद 1 2 एंड 3 पर अगर जाते हैं, बहुत
प्रिसाइजली देखें तो वर्नियर स्केल का 3 वर्नियर स्केल में थर्ड डिवीजन, जीरो वाला डिवीजन 1 2 3, थर्ड डिवीजन मेन स्केल के किसी पर्टिकुलर डिवीजन को जस्ट कोइंसाइड कर गया है, तो इसको हम कहेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग, जो कि यहां के अंदर कितना बच्चों 3। लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट मेरे प्यारे बच्चों, लीस्ट काउंट निकालने के दो तरीके, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, इससे लीस्ट काउंट आता है। और एक होता है यहां लीस्ट काउंट इक्वल टू होगा मेन स्केल डिवीजन, एक मेन स्केल डिवीजन का लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। मेरे प्यारे बच्चों, मेन स्केल डिवीजन का एक पार्ट कितने का है, एक पार्ट बच्चों कितने का है, सपोज करिए एक हिस्से को मैं देखूं तो एक हिस्सा यहां सेंटीमीटर में सब वैल्यूज दिए गए हैं, एक हिस्सा बच्चों 1 मिलीमीटर का अगर होगा, 1 मिलीमीटर का, तो यहां के अंदर बच्चों नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल में यहां पर देखें कितने डिवीजन हैं, यहां पर वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन है, वर्नियर स्केल में टोटल 10 डिवीजन है, तो यहां लिख दिया 10, यानी 0.1 ये हो जाएगा बच्चों मिलीमीटर। सेंटीमीटर में हमको ऑप्शन दिए हैं, तो ये हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर, यहां पर रखते हैं। वर्नियर स्केल रीडिंग की जगह 3 और यहां हो गया 0.01, यहां पर बच्चों इसको मैं सही से लिख दूं 0.01, तो यहां के अंदर आ गया 0.03 क्या सेंटीमीटर, यही हमारा जीरो एरर होगा। मतलब बिना कुछ मेजर किए ही जो मेजरमेंट हमें मिल जाए, जब वर्नियर हमारा वर्नियर कैलिपर टाइट अवस्था में हो, टाइट स्टेट में हो, यहां पर बच्चों उस अवस्था में जो हमें रीडिंग मिल जाता है उसको हम कहेंगे जीरो एरर, और जीरो एरर यहाँ पॉजिटिव आया बेटा, और जीरो करेक्शन अगर पूछता तो निगेटिव होता। फिलहाल जीरो एरर पूछा है तो सही जवाब हो गया ऑप्शन 3। ठीक है, दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 32। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें कहा गया स्पीड ऑफ लाइट c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g and Planck's constant h are taken as fundamental units in a system. The dimension of time in this new system is, यहां पर बच्चों टाइम का डायमेंशन इस नए सिस्टम में क्या होगा, देखो यहां पर टाइम का डायमेंशन क्या होगा, मान लेते हैं टाइम जो है तीन चीजों के टर्म में बताना है, c, g और Planck's constant h। ठीक है, यहां पर मान लेते टाइम हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैं देख रहा हूं सारे ऑप्शन में जी पहले है, पावर थोड़ा सही से इसमें प्रिंट नहीं है। यहां पर बच्चों अगर ऐसा है तो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, जी के कितने पावर के, मैंने मान लिया पावर x, और यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैं मान लेता हूं दूसरा यहां के अंदर है h, प्लैंक्स कांस्टेंट की पावर y, और तीसरा लाइट स्पीड की पावर z, ऐसे मैंने यहां एज्यूम कर लिया। तो बेटा जो डायमेंशन यहां t का होगा वही डायमेंशन यहां g की पावर x इंटू h की पावर y इंटू c की पावर z का होगा। अब यहां इसको सॉल्व करना है बच्चों, थोड़ा सा यहां मेहनत का काम है। यहां के अंदर इसको हम लिखेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अगर डायमेंशन आपको डायरेक्ट याद हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर नहीं याद है तो सिंपल सा इक्वेशन दिमाग में ऐसे एज्यूम करो, जैसे कि हम लोग लिखते हैं फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, तो यहां के अंदर हो गया F इंटू आर स्क्वायर, G के जगह पर बच्चों हो गया F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। ये होगा अगर डायमेंशन बनाए, फोर्स के लिए होगा m l t पावर -2 और r स्क्वायर के लिए l की पावर 2 डिवाइडेड बाई, यहां के लिए बच्चों हो जाएगा यहां पर m और m ये क्या है, मास है, तो यहां के अंदर बच्चों ये हो जाएगा m का स्क्वायर, m की पावर -1 l की पावर 3। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आ गए m की पावर -1 l की पावर यहां के अंदर बच्चों आ जाएगा 3, और यहां पे t की पावर -2 दिस मच की पावर x। h हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट हम लोग लिखते हैं बच्चों जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, जूल का मतलब हो गया अगर डायमेंशन में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा m l2 t पावर -2, और सेकेंड का मतलब हो गया t,
तो ये हो जाएगा बच्चों m l2t⁻², और यहां पर हमारा t⁻² को थोड़ा सही कर लें, t⁻−1, ये आ गए m l2t⁻−1, m l2t⁻−1 c का मतलब हो गया स्पीड है, लाइट की स्पीड, किसी भी चीज की स्पीड का डायमेंशन तो ही होगा l⁻−1। ओके, यहां पर बच्चों इसकी पावर z है, ये हम लोग सॉल्व करेंगे, देखते हैं यहां के अंदर क्या रिजल्ट बन के आता है बच्चों। इसको हटा देते हैं, देखते हैं यहां के अंदर क्या रिजल्ट बन के आता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, इधर अगर देखूं तो इधर कुछ नहीं है, तो m की पावर 0 है, l की पावर 0 है, t की पावर 1 है। कंपेयर करूं, इधर m की पावर होगा -x प्लस y, तो यहां के अंदर -x प्लस हाफ y, m की पावर -x, m की पावर प्लस y, -x प्लस y, इधर m की पावर क्या है 0। इसका मतलब यहां स्पष्ट है x इक्वल टू क्या होना है y, ठीक है, x इक्वल टू y होना है, यानी जो पावर g का होगा वही पावर y का होगा। ऑप्शन में जरा चेक करो, जो पावर g का वही पावर y, जो पावर g का वही पावर h का भी है। यहाँ पर जो पावर g का है h का पावर वो नहीं है, g की पावर माइनस में हाफ है, h की पावर हाफ है, ये पावर्स लिखे हैं बच्चों। यहाँ पर भी दोनों सेम है, अभी इन दोनों ऑप्शन में डाउट है, यहाँ पर भी दोनों सेम है, तो ऐसे 3 ऑप्शन है जिसमें x इक्वल टू y है। अगला चेक करते हैं, यहाँ के अंदर l की पावर 0 है, यहाँ पर देखें बच्चों तो l की पावर 3x, यहाँ पर देखें l की पावर क्या हो जाएगा 2y, प्लस यहाँ के अंदर हो गया 2y, और यहाँ पर देखें तो l की पावर z, प्लस यहाँ के अंदर बच्चों हो गया z इक्वल टू 0। यहाँ पे बच्चों x इक्वल टू y है, x इक्वल टू y रखेंगे तो यहाँ के अंदर हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ x प्लस ऑफ z इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने y की जगह भी क्या रख दिया, x रख दिया, ऐसा कोई इक्वेशन बना। थर्ड इक्वेशन जो हमारा बनेगा होपफुली ज्यादा मददगार होगा, यहां के अंदर बच्चों x की पावर t की पावर -2x, t की पावर यहां के अंदर बच्चों -y, और t की पावर -z, इन तीनों को अगर मिलाएं तो वहां पर t की पावर क्या है 1, दैट विल बी इक्वल टू 1। इसको बच्चों मैं सॉल्व करके देखता हूं क्या कहानी बनेगी। देखो यहां पर आप चाहो इन्हीं दोनों से आप ऑप्शन को फिल्टर कर सकते हो, ये वाला कहां सेटिस्फाई हो रहा सिचुएशन आप देख सकते हो, और यहां से आप फिल्टर कर सकते हो ऑप्शन को, या फिर सॉल्व करना चाहो तो पूरा आपके सामने है मेथड, आप करो। यहां के अंदर बच्चों क्या होगा, इन दोनों को मिला ले -3x लिख देते हैं क्योंकि x इक्वल टू y है, माइनस ऑफ z इक्वल टू क्या है 1। यहां पर बच्चों आ गया इक्वेशन नंबर, इसको लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको लिख सकते हैं इक्वेशन 2, इसको लिख सकते हैं 3। अगर बच्चों 2 + 3 मैं करता हूं, 2 + 3 करूंगा तो प्लस z माइनस z कैंसिल हो जाएगा, 5x - 3x मींस 2x, 2x इक्वल टू यहां के अंदर 1 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू क्या हो गया हाफ, वो तो ऑलरेडी पता था। तो y की वैल्यू भी यहां के अंदर क्या हो जाएगा, y की वैल्यू भी x इक्वल टू y है, y की वैल्यू भी हाफ हो जाएगा। अगर यहाँ x और y की वैल्यू आपको पता चल गया तो z की वैल्यू बेटा यहाँ के अंदर -5x, इसका मतलब -5 इंटू हाफ, यानी -5/2 हो जाएगा, ये z की वैल्यू यहां से आ जाएगा। तो देखते हैं कहां पर हमें मिल रहा है। मेरे प्यारे बच्चों ये मुझे ऑप्शन 1 में दिख रहा है, तो इतना पूरा सॉल्व करने पर मामला स्पष्ट हुआ कि यहां के लिए जो करेक्ट चॉइस होगा वो होगा ऑप्शन 1, ठीक है। This was the solution for the question number 33. Now let's enjoy question number next. बच्चों हमारा अगला सवाल है question number 34। कहा गया thin lens of refractive index 1.5 has focal length of 15 centimeter in air। thin lens का जो focal length हवा में है, यहां पर refractive index 1.5 मेंशन किया गया है, ऑब्वियसली ग्लास का रहा होगा। कहा गया हवा में उसका, एयर में जब है तो उसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा व्हेन लेंस इज प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, तो कहा गया फोकल लेंथ कितना होगा। मेरे प्यारे बच्चों
जब एयर के अलावा मैं लेंस को किसी अदर मीडियम में एयर से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में ले जाऊंगा तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस जब कम होगा तो यहां के अंदर बच्चों जो पावर है लेंस का वो कम हो जाएगा और फोकल लेंथ बढ़ जाता है। तो फोकल लेंथ अभी जो हमारे पास आएगा वो 15 से ज्यादा ही आएगा और यहां सारे ऑप्शन 15 से ज्यादा ही हैं। अब फार्मूला लगा के देखते हैं बच्चों। फोकल लेंथ लेंस मेकर फार्मूला 1/f इक्वल टू होता है म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 प्लस 1 या माइनस यहां कर देते हैं -1/r2। यहां पर कौन से लेंस की बात हुई, थिन लेंस। कौन सा लेंस बेटा, जो भी लेंस रहा हो, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स ही रहा होगा और इक्वी कॉन्वेक्स मान के चलेंगे। फिलहाल ये ब्रैकेट चेंज नहीं होगा, चाहे हम उसको एयर में रखें चाहे उसको हम किसी अदर मीडियम में रखें, ये ब्रैकेट R1 R2 जो लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है दोनों सरफेस का वो चेंज नहीं होगा। अगर बाई कॉन्वेक्स और साइन कन्वेंशन यूज करते तो यहां प्लस आ जाता है, डजंट मैटर वो लिखो ना लिखो। फिलहाल फोकल लेंथ 1 फोकल लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा म्यू माइनस 1। यहां ध्यान दीजिएगा जो म्यू है वो बेटा रेफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, लेंस का विथ रेस्पेक्ट टू आउटर मीडियम। मेरे प्यारे बच्चों तो यहां के अंदर हमारे पास फोकल लेंथ विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस 1। देखो हम कंपेयर करेंगे ऐसे, फोकल लेंथ इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इन मीडियम 1 विल बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 की वैल्यू म्यू माइनस 1 की वैल्यू मीडियम 1 में डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1 की वैल्यू मीडियम 2 में। ध्यान रखिएगा म्यू क्या है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। मेरे प्यारे बच्चों F2 हमको बताना है, F1 हमको गिवन है 15, म्यू माइनस 1 बच्चों पहले मीडियम में पहले केस में तो बाहरी मीडियम था वो हवा था, तो यहां के अंदर सिंपली लिखेंगे लेंस का 1.5/1 माइनस एयर का 1 हो गया, लेंस का विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग हवा था -1 डिवाइडेड बाई, बाद में क्या हुआ लेंस का अपॉन सराउंडिंग क्या है बेटा, सराउंडिंग का यहाँ 4/3 दिया है 4/3 ऐसे। यहां के अंदर बच्चों कुछ ऐसे हो गया -1। थोड़ा इसको सॉल्व किया जाए, देखते हैं क्या आता है। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं, 3/2 -1 करेंगे तो आ जाएगा 1/2। यहां पर बच्चों 1.5 को 3/2 लिखेंगे, 3/2 बाई 4/3 करेंगे तो यहां के अंदर 9/8 और 9/8 -1 करेंगे तो यहां पर बच्चों 1/8 आ जाएगा 1/8। मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 8/2 मींस 4/1। इसका मतलब यहां के अंदर बच्चों F2 सब मिला जुला के क्या आया, F2 डिवाइडेड बाई 15 विल बी इक्वल टू 4/1। इट मींस बेटा F2 की वैल्यू यहां के अंदर आ जाएगा 60 मीटर। तो करेक्ट चॉइस यहां के लिए साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन 3 हो गया करेक्ट चॉइस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बच्चों, ऑप्शन 3 हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। हम लोग का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पर बच्चों ए बी और सी 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और यहां पे बाद में हमसे पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ए बी ओनली, इसके अलावा बी ओनली, ए बी एंड सी ओनली, ए बी सी तीनों करेक्ट हैं। पहला कह रहा प्लॉट ऑफ सिस्टमैटिक एरर वर्सेज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन एनी एक्सपेरिमेंट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्सिस। मेरे प्यारे बच्चों यहां सिस्टमैटिक एरर का एक एक्सिस ले लिया और यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ले लिए। यहां पे कह रहा कि जो प्लॉट आ रहा है इसका वो स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन कैसा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वाले एक्सिस के यलांग है, ऐसे उसके पैरेलल है।
इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टमैटिक एरर जो है हमेशा फिक्स बना हुआ है। बच्चों सिस्टमैटिक एरर एक ऐसा एरर है जिसका काज पता होता है कि इतना एरर आ रहा है। जैसे वर्नियर कैलिपर लिया, मान लो उसमें 0 एरर कुछ आना है, जैसे अभी एक सवाल हम लोगों ने सॉल्व किया 0.03, तो जितनी बार भी हम उसको निकालेंगे वो 0 एरर उसका फिक्स रहेगा, उसका काज हमें पता है, उसका कारण पता है, दैट इज सिस्टमैटिक एरर। तो अगर हर बार एक ही एरर आना है तो स्ट्रेट लाइन ये कर्व होगा ही, सही बात है। यहां पर दूसरा कह रहा है बी ऑप्शन, बी स्टेटमेंट कह रहा है सिस्टमैटिक एरर आर आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। सिस्टमैटिक एरर या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव, बिल्कुल सही बात है। हो सकता है जैसे 0 एरर का मैंने एग्जांपल दिया, वो एक सिस्टमैटिक एरर है, मे बी पॉजिटिव मे बी निगेटिव। हो सकता है एक्चुअल वैल्यू से कम आए ऑब्जर्वेशन, हो सकता है एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा आए। तो सिस्टमैटिक एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब ये तो सही था ही, स्टेटमेंट में जाए तो ये तो सही था ही, बी भी सही हो गया। हमसे सी में कहा गया रैंडम एरर अकर्स इरेगुलरली एंड हेंस आर रैंडम विथ रेस्पेक्ट टू साइन एंड साइज। बिल्कुल बेटा, रैंडम एरर का कॉज नहीं पता होता कि क्यों होता है, कोई मतलब नहीं। यहां पर बच्चों कई बार एक्सपेरिमेंट करोगे तो कई एरर रैंडमली वहां देखने को मिलेंगे, ठीक है। मतलब वहां पे अगर ऐसा कोई ग्राफ खींचो तो पैरेलल ऐसे नहीं जाएगा। तो यहां पर इसका मतलब सी स्टेटमेंट भी करेक्ट बोल रहा है, यहां पर सी भी इसका मतलब बच्चों करेक्ट हो गया। तो यहाँ ए बी सी तीनों करेक्ट हो गए। इट मींस जो करेक्ट चॉइस यहां के लिए हमको आया, वो हमको मिला बच्चों, वो हो गया ऑप्शन 4। Option 4 would be the correct choice in this particular question. Now let's enjoy question number next. बच्चों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है वाइब्रेशंस ऑफ फोर्स, माफ करिएगा, वाइब्रेशन ऑफ 4 एयर कॉलम्स अंडर इन आइडेंटिकल कंडीशंस आर रिप्रेजेंटेड इन द फिगर बिलो। आइडेंटिकल कंडीशन में बच्चों P Q R S ऐसे 4 कंडीशंस दिखाए गए हैं आइडेंटिकल। यहाँ के अंदर बच्चों कंडीशंस का मतलब टेम्परेचर वगैरह, प्रेशर वगैरह सबके लिए बराबर रहा होगा। हमसे कहा गया है द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज NP, NQ, NR, NS। यहाँ पर बच्चों इनकी फ्रीक्वेंसी का रेशियो हमसे पूछा गया क्या होगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ के अंदर कहा वाइब्रेशन ऑफ 4 कॉलम्स आइडेंटिकल कंडीशंस आर रिप्रेजेंटेड इन द फिगर बिलो। कुछ बोला तो नहीं है, लेकिन सबका लेंथ ऑलमोस्ट हमें सेम दिखाई दे रहा। जितने यहाँ एक तरह से आर्गन पाइप हैं, ये क्लोज्ड आर्गन पाइप है, ये ओपन आर्गन पाइप है, ये भी ओपन आर्गन पाइप है, ये भी ओपन आर्गन पाइप नहीं, ये क्लोज्ड रहा होगा तभी तो इस तरह से बना है ऐसे, ठीक है। ऐसा कोई सिस्टम बना है। हमसे कहा गया है कि इस तरह से ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रहे हैं। सर आप ये बताइए कि यहाँ के अंदर जो फ्रीक्वेंसीज आएंगे उनका रेशियो क्या क्या रहा होगा। तो देखो बेटा, जो पहला है, देखिए क्लोज्ड आर्गन पाइप है और ये फंडामेंटल केस है। तो पहले केस में जो फ्रीक्वेंसी P के लिए मिलेगा NP विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाई 4L, ऐसे कुछ, ठीक है। दूसरे के लिए फ्रीक्वेंसी देखें, ये ओपन आर्गन पाइप का फंडामेंटल केस है। इसका मतलब यहां पर जो Q के लिए फ्रीक्वेंसी होगा V साउंड की वेलोसिटी अपॉन 2L, ऐसा कुछ। यहां पे जाएं तो ओपन आर्गन पाइप का ये बच्चों सेकेंड हार्मोनिक वाला केस है, यानी कि यहां पर जो NR हमको मिलेगा इसका डबल मिलेगा, V डिवाइडेड बाई 2L का डबल, यानी कि बच्चों V डिवाइडेड बाई L हो जाएगा, ठीक है। L सब में सेम मानेंगे, डायग्राम से स्पष्ट है। यहां पर ये क्लोज्ड आर्गन पाइप का पहला ओवरटोन, यानी कि यहां के अंदर थर्ड हार्मोनिक, सेकंड तो मिलता ही नहीं क्लोज में, थर्ड हार्मोनिक होगा। तो यहां के अंदर बच्चों NS जो हमारे पास होगा V डिवाइडेड बाई 4L इंटू 3, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखो, मेरे ख्याल से सबसे छोटा ये है। अगर मैं NP इक्वल टू N मानता हूं तो इस हिसाब से हमारा NQ जो बनेगा बच्चों, देखिए 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करें नीचे V बाई 4L इंटू 2, यानी कि बच्चों ये 2 टाइम्स ऑफ N हो जाएगा। यहां देखें 4 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो NR की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा बच्चों यहां के अंदर 4 टाइम्स ऑफ N, ऐसे समझिएगा, आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 से अगर इसको मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो V बाई 4L दैट इज N इंटू 4, यहां के अंदर 4N आ गया। यहां पर
इसको लिखेंगे n s, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ v बाई 4 l को हम लिखेंगे n। तो अब अगर रेशियो हमें लेना हो तो मामला स्पष्ट है, एन पी इज टू एन क्यू इज टू एन आर इज टू एन एस। ये जो रेशियो हमें मिलेगा n इज टू 2n इज टू 4n इज टू 3, तो यहां के अंदर बच्चों n इज टू 2n इज टू 4n इज टू 3 इज टू यहां के अंदर 3n। यहां पर बच्चों n हटा लेते हैं तो बनेगा 1 इज टू 2 इज टू 4 इज टू 3। तो करेक्ट चॉइस देखते हैं क्या मिलेगा, 1 2 4 3, 1 2 4 3 ऑप्शन 2 में हमें दिख रहा है। यहां के लिए बच्चों करेक्ट मैचिंग जो होगा वो हमारे पास आ गया ऑप्शन 2। ठीक है, होपफुली बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m चार्ज q इज एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट इन ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E। हमसे कहा गया वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट एज इट ट्रेवल्स ये डिस्टेंस l इज। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रेवल कर रहा। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन को छोड़ दूं, चलने के लिए फ्री कर दूं, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर फोर्स बच्चों F ऐसे लगेगा और ये इस तरह से मूव करना शुरू होगा। इसके द्वारा यहां पर जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा बच्चों, इसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा यहां से चलकर यहां तक जाने में, सपोज करिए डिस्टेंस हमारा l है। ठीक है, हमसे पूछा गया कि बताइए कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा। मान लिया यहां पर वेलोसिटी v हो गया और यहां पर तो 0 था। ठीक है, यहां पे जो फोर्स लग रहा होगा F इक्वल टू Q इंटू ई, Q इंटू ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज उसने Q दिया है, E हम लिखते हैं, उसने Q दिया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां गैलीलियो जी का इक्वेशन अगर मैं लगाऊं, वेलोसिटी और लेंथ को रिलेट करना है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एस। आसान रहेगा, लगा लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, u स्क्वायर मींस 0, 2 टाइम्स ऑफ ये। बच्चों यहां पर एफ ई इक्वल टू क्यू इंटू ई हो गया, m इंटू ये इक्वल टू क्यू इंटू ई, ऐसे हम लोग लिखेंगे। ये की वैल्यू एक्सीलेशन की वैल्यू क्यू ई बाई क्या हो जाएगा m, तो यहां के अंदर हो जाएगा बेटा क्यू ई डिवाइडेड बाई m इंटू यस की जगह क्या हो गया l। v स्क्वायर इक्वल टू इतना अगर आया तो बच्चों सब मिला जुला करके v की वैल्यू जो हमें मिलेगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में होगा स्क्वायर रूट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ q इंटू ई इंटू एल डिवाइडेड बाई एम। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, होनहार बच्चों, यहां के लिए जो करेक्ट चॉइस होगा या करेक्ट आंसर होगा वो कुछ इतना होगा। चॉइस हम लोग देख लेते हैं क्या होगा, 2QEL बाई एम हमारा पहला ऑप्शन मिल रहा है। करेक्ट चॉइस यहां के लिए हमको मिलेगा बच्चों ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1 वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 38 में बच्चों हमसे क्या कहा गया है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ 2 डाई इलेक्ट्रिक ब्लॉक्स इन सीरीज। 2 डाई इलेक्ट्रिक ब्लॉक हैं, एक का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ K1 है, अगले का बच्चों डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। कैपेसिटर के दोनों प्लेटों, प्लेट नंबर 1 प्लेट नंबर 2 के बीच में रखे हुए हैं। ये जो डाइलेक्ट्रिक नंबर 1 है वो D1 डिस्टेंस तक स्प्रेड है और D2 डिस्टेंस तक यहाँ पर दूसरा डाइलेक्ट्रिक स्प्रेड है, यहाँ फैला हुआ है। हमसे कहा गया है कि बताइए सर दिस अरेंजमेंट कैन बी थॉट टू एज ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस D। ये जो अरेंजमेंट है एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक, हम इसको कंबाइंड रूप से इमेजिन करें जिसका थिकनेस क्या हो D, तो D इक्वल टू D1 प्लस D2 होगा ही, सवाल के अंदर लिखा हुआ है। एंड इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, इसका इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू K हो तो क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों देखो, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि जैसे 2 डाइलेक्ट्रिक यहाँ के अंदर प्लेटों के बीच में रख दिए हो, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक यहाँ प्लेटों के बीच में भर जाता है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो यहाँ के अंदर आता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट ये डिवाइडेड बाई D माइनस
T1 प्लस ऑफ T2 प्लस ऑफ T1 अपान K1, T1 अपान K1 प्लस यहां पर T2 अपान K2, ऐसे हो गए। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, C की वैल्यू यहां के अंदर हमारे पास हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ये डिवाइडेड बाई D माइनस, देखो T1 प्लस T2 को जब जोड़ेंगे पहले का थिकनेस प्लस दूसरे का थिकनेस यानी D1 प्लस D2 जो कि D के बराबर है, तो इन दोनों के जगह पर सीधे सीधे मैं D लिख देता हूं। T1 के जगह पर लिखूंगा बेटा D1 अपान K1 और T2 के जगह लिखूंगा D2 अपान K2। यहां पर डी डी कैंसिल हो गया, सी के जगह पर आ गया एप्सिलॉन नॉट ये, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आ जाएगा D1 K2 प्लस K1 D2, यहां के अंदर बच्चों आ गया D1 K2 प्लस आप D2 K1, ऐसे लिख देते हैं अपान K1 K2 जो कि ऊपर चला जाएगा K1, यहां के अंदर हो जाएगा K2, ऐसा कुछ। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ऐसा रिजल्ट आया जो सी हमारा है, सी को हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट, सी को ऐसे लिख सकते हैं, सी के जगह पर सी नॉट इंटू के, सी के जगह पर बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, सी के जगह लिखेंगे सी नॉट इंटू के इक्वल टू दिस मच, और सी नॉट के जगह मैं यही लिख देता हूं, सी नॉट की जगह पे बेटा मैं यहां लिख देता हूं, सी के जगह पर, इसकी जगह पर सी नॉट इंटू के, सी नॉट के जगह पर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ये डिवाइडेड बाई डी, ये सी नॉट हो गया इंटू के इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है बच्चों, सी नॉट इंटू के, ऐसा कुछ आ गया, इक्वल टू यहां के अंदर बच्चों आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ये K1 K2, यहां पर मैं लिख देता हूं K1 K2 डिवाइडेड बाई यहां के अंदर हो जाएगा D1 K2 प्लस आप D2 K1, ऐसे। मेरे प्यारे बच्चों देखो कुछ चीजें कैंसिल होंगी, एप्सिलॉन नॉट ये कैंसिल हो गया, के जो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बेटा यहां के अंदर जो आ जाएगा वो हो जाएगा K1 K2 इंटू डी, K1 K2 इंटू डी, और डी के जगह पर बच्चों हम लिख सकते हैं D1 प्लस D2, यहां के अंदर होगा D1 प्लस D2 डी के जगह पर, डिवाइडेड बाई यहां के अंदर हो जाएगा D1 K2 प्लस आप D2 K1, ऑप्शन से देखें पहला तो नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा, चौथा भी नहीं है, तीसरे में यहां के अंदर बच्चों थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, इसको सही करना पड़ेगा, K1 यहां रहेगा K1 K2 और यहां रहेगा बच्चों ब्रैकेट के अंदर D1 प्लस D2, ऐसे रहेगा, डिवाइडेड बाई D1 K2 प्लस K1 D2, यहां के लिए जो करेक्ट चॉइस होगा बच्चों होगा ऑप्शन 3, ठीक है, यहां कुछ मिसिंग था, मिसप्रिंटिंग था, तो यही चीज होगा जो यहां आया हुआ है, ठीक। करेक्ट चॉइस इस तरह से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बच्चों हमको मिला ऑप्शन 3। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। बच्चों हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में यहां पर मैच कराने के लिए कहा गया है। आप देखो एक कॉलम ए में यहां मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का पैरामीटर दिया गया है, और बी कॉलम में यहां पर मटेरियल का नेचर बताया गया है और मैचिंग कराना है। तो आप लोग देखो कैसे मैच होगा, देखते हैं। बेटा यहां पर पहले में कहा गया है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चाहिए 0 से छोटा हो यानी निगेटिव हो, और -1 से के बराबर या उससे कम हो। तो ऐसा बच्चों 0 से कम यानी निगेटिव और स्मॉल होना, ये पहचान होता डायामैग्नेटिक का, यानी ए का मैचिंग पी से इन तीन ऑप्शन में दिख रहा है। यहां पर बच्चों मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 0 और 1 के बीच में हो, यानी पॉजिटिव हो, 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, पॉजिटिव हो बट छोटा हो, पॉजिटिव एंड स्मॉल, ये बच्चों पहचान होती पैरामैग्नेटिक की, यानी बी की मैचिंग आर से होनी है, इन तीन ऑप्शन में मुझे दिखा। अगले में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बच्चों 1 से कहीं ज्यादा हो, 1 से कहीं ज्यादा 1000 के अप्रॉक्स में चला जाता फेरो के लिए, यानी कि सी का जो मैचिंग होगा वो क्यू से होगा। इन तीनों ही ऑप्शन में यहां तक सेम बात लिखा गया है। अब हमें चेक यहां करना है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी किसी मीडियम का,
यहाँ वैक्यूम के मैग्नेटिक परमियाबिलिटी से ज्यादा यानी म्यू अपान म्यू नॉट की वैल्यू 1 से थोड़ा सा ज्यादा हो, इसको रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी कहते हैं। 1 से ज्यादा होने का मतलब हुआ कि जो इशारा ये कर रहा है वो बच्चों यहाँ पैरामैग्नेटिक की तरफ कर रहा है, यानी डी की मैचिंग आर से होनी है। अब ये दो ऑप्शन गए, एक ही बचा। यहाँ पर म्यू वेरी ग्रेटर देन म्यू नॉट हो, अगर म्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन म्यू नॉट है तो यहाँ पर बच्चों म्यू जो हमारे पास हो, म्यू आर जो होगा वो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होगा। यहाँ पर बच्चों ये हमारा फेरोमैग्नेटिक को इशारा कर रहा है, तो यहाँ की जो मैचिंग होगी बच्चों फेरोमैग्नेटिक से होगी, यानी क्यू से होगी। तो सब मिला जुला के ओवरऑल मैचिंग ऑप्शन जो हमें मिल रहा है वो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो हमारा ऑप्शन होगा बच्चों दैट विल बी ऑप्शन 1। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन। बच्चों हमारा अगला सवाल, अगला क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में हमसे कहा गया है इंटेंसिटी ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विथ बी नॉट इक्वल टू दिस मच इज। यहां के अंदर इंटेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, बच्चों कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब चलता है तो इसके साथ दो वेक्टर एसोसिएट होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर। यहां पर इंटेंसिटी किसी वेव का एक सिंपल इक्वेशन होता है वेव एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वेव की स्पीड। यहां पर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पेशली बात करें तो जो उसकी एनर्जी होगी पर यूनिट वॉल्यूम में वो होगी हाफ टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक एनर्जी हुआ और ये हमारे पास हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, ये पर यूनिट वॉल्यूम में मैग्नेटिक एनर्जी होगा। टोटल एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ इतना होगा, इनटू यहाँ के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड सी हो गया लाइट स्पीड के बराबर। यहाँ के अंदर बच्चों आई की वैल्यू जो हमारे पास होगा, आपकी जानकारी के लिए बच्चों में एक बात क्लियर कर दूं, अगर आपको आता है तो अच्छी बात, नहीं आता तो जान जाइए। जो कंट्रीब्यूशन एनर्जी का इलेक्ट्रिक एनर्जी का होता है पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, सेम कंट्रीब्यूशन मैग्नेटिक एनर्जी का भी पर यूनिट वॉल्यूम में होता है, यानी ये वैल्यू इसके बराबर होगा। तो अगर मैं इसका डबल कर दूं, क्योंकि बी हमको केवल दिया है तो ओवरऑल मिल जाएगा, इसका मतलब इसके जगह पर लिख सकते हैं 2 इंटू हाफ टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू क्या हो जाएगा सी। यहां के अंदर बच्चों इंटेंसिटी जो हमारे पास होगा वो मिला जुला के आ जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहां के अंदर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू यहां के अंदर आ जाएगा सी। अब ध्यान दीजिए जो सवाल के अंदर दिया है वो बी नॉट दिया है, बी नॉट का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एम्पलीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दिया है। लेकिन यहां जो बी लिखा होता है इस फार्मूले में जो बी है या ई है वो आरएमएस वैल्यू होता है, तो यहां बी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं बी नॉट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2, क्योंकि बी हमारा आरएमएस वैल्यू है। यहां पर म्यू नॉट इंटू सी ऐसे हो गया, इसका मतलब बच्चों आई जो हमारे पास हो गया 1/2 टाइम्स ऑफ बी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू यहां के अंदर हो गया सी। चीजों की वैल्यू रखते हैं बच्चों, यहां चीजों की वैल्यू रखने के लिए जाएंगे तो आप लोग देखो क्या होगा, बी नॉट का स्क्वायर इन दिस सेंस बच्चों 1 इंटू दिस मच का स्क्वायर, 1 इंटू 10 की पावर -4 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 10 की पावर -4 का स्क्वायर करेंगे 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट के जगह पर हो गया 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 सी लाइट स्पीड इंटू यहां के अंदर हो गया 3 इंटू 10 की पावर 8। यहां पर बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे तो काफी चीजें यहां देखें, आई की वैल्यू हमारे पास जो होगा वो हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -8 प्लस 8 मिला करके 1 हो गया। यहां पर इसको लिखने की जरूरत नहीं, केवल 3 बचा ऊपर, नीचे बचेगा 8 इंटू पाई, 8 इंटू 3.14 लिख लेते हैं। 10 की पावर -7 को ऊपर करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा 10 की पावर 7। ठीक है, इसको सॉल्व करने जाएंगे, ये हो जाएगा 300 या 30 कर लेते हैं, 30 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3.14,
यहाँ पर बच्चों 8 इंटू 3.14, 24 से ज्यादा थोड़ा आएगा, यहाँ के अंदर 8 इंटू 3.14, इसको सॉल्व करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग में एक ऑप्शन है 1.19 इंटू 10 की पावर माइनस, आप यहाँ के अंदर माफ करिएगा 10 की पावर 5, यूनिट आ जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ के लिए बच्चों जो करेक्ट चॉइस होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन 2। Option 2 would be the correct choice for this particular question. This was the solution for the question number 40. Now let's enjoy question number next one.